हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। कंपनी लॉ में कंपनी सेक्रेटरी के अंतर्गत मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी चीफ की नियुक्ति की विधियां क्या है, इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कई तरह की विधियां हैं जिसके माध्यम से कंपनी चीफ को नियुक्त किया जाता है या उसे संस्था में कंपनी चीफ के पद पर लगाया जाता है। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है बाई प्रमोटर्स, प्रवर्तकों द्वारा कंपनी चीफ की नियुक्ति करना। तो कंपनी के प्रथम चीफ के रूप में जो सामान्यतः प्रवर्तक होते हैं या प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के समावेलन से पहले ही या रजिस्ट्रेशन से कहते पहले ही वो कंपनी के चीफ की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें अनेक प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है कंपनी के बनाने उसके समावेलन तक। तो ऐसी स्थिति में वो उसका सहयोग प्राप्त करने के लिए इस औपचारिकता को पूरा करते हुए कंपनी चीफ की पहले ही नियुक्ति कर देते हैं। और इसके पश्चात जब कंपनी का समावेलन हो जाता है तो इसकी विधिवत नियुक्ति कंपनी चीफ की संचालक मंडल द्वारा आवश्यक प्रस्ताव पारित करवा के उसको विधिवत रूप से नियुक्त किया जाता है। सेकंड आता है भाई आर्टिकल अंतर नियमों द्वारा कंपनी चीफ की नियुक्ति। तो कई बार कंपनी के अंतर नियमों को बढ़ाते समय उसमें यह प्रावधान कर दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति कंपनी के चीफ पद पर कार्यरत रहेगा और जिस व्यक्ति का नाम अंतर नियमों में चीफ के रूप में दिया जाता है उसे कंपनी के चीफ के रूप में नियुक्ति दे दी जाती है। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि केवल अंतर नियमों के नाम के आधार पर ही व्यक्ति की चीफ के रूप में नियुक्ति करने पर वो कंपनी का चीफ नहीं बन जाता। व्यक्ति चीफ के रूप में तभी माना जाएगा जब अंतर नियमों के अनुसार उसकी विधान द्वारा या विधिवत रूप से उसे नियुक्ति दे दी गई हो। थर्ड आता है बाई डायरेक्टर्स, संचालकों द्वारा कंपनी चीफ की नियुक्ति। वास्तव में जो सही तरीके से या कह दें विधिवत रूप से चीफ की नियुक्ति होती है वो संचालक मंडल द्वारा ही की जाती है। चीफ की नियुक्ति चाहे प्रवर्तकों द्वारा की जाए चाहे अंतर्नियमों द्वारा की जाए, जो हमने ऊपर अभी देखा है, चीफ की नियुक्ति वास्तव में संचालक मंडल द्वारा आवश्यक प्रस्ताव पारित करके की जाती है। उन दोनों स्थितियों में भी बाद में संचालक मंडल से प्रस्ताव पारित करवा के उसको विधिवत नियुक्त किया जाता है। या ये कह दें कि कंपनी के समावेलन से पूर्व प्रमोटर्स द्वारा नियुक्त किए गए कंपनी चीफ या अंतर्नियमों के अंतर्गत नियुक्त किए गए व्यक्तियों के जो चीफ हैं वो यदि कंपनी का समावेलन हो जाता है और उसके पश्चात संचालक मंडल द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया जाता है तभी उसकी विधिवत नियुक्ति कानून द्वारा मान्य प्राप्त होती है या मानी जाती है। संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप में जो परफॉर्मा होता है उसमें संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर करवा के उसे 30 दिन के भीतर रजिस्टर करने में सूचना देनी होती है कि अमुक व्यक्ति को यहाँ कंपनी चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है डिसमिसल ऑफ सेक्रेटरी या रिमूवल ऑफ सेक्रेटरी, चीफ को हटाना। जिस प्रकार चीफ की नियुक्ति संचालक द्वारा की जाती है उसी प्रकार से चीफ को पद से हटाने के लिए या उसे डिसमिसल या कहते हैं रिमूवल करने के लिए का अधिकार भी संचालकों के पास होता है। और संचालक मंडल द्वारा अधिकृत करने पर प्रबंध निर्देशक जो होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो इस चीफ को पद से हटा सकता है। लेकिन पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार ये जो पावर है संचालक मंडल के पास चीफ को हटाने की, इसको डेलीगेट प्रबंध निदेशक को नहीं किया जा सकता। एक बाद में उस उच्च न्यायालय ने अपना ये निर्णय दिया, अर्थात चीफ को हटाने का अधिकार संचालक मंडल का ही है। शिव को पद से हटाने के कई तरीके हैं पद मुक्त करने के। तो उसमें एक आता है नोटिस देकर। शिव के नियुक्त किए गए जो अनुबंध की शर्तें होती हैं उसमें दिए गए समय का नोटिस देकर शिव को पद से हटाया जा सकता है। यदि अनुबंध पत्र या प्रारूप करार में नोटिस की अवधि का कोई उल्लेख नहीं किया गया तो उसे उचित अवधि का नोटिस देकर उस पद से हटाया जा सकता है। दूसरा आता है नोटिस की अवधि की क्षतिपूर्ति देकर। यदि कंपनी चीफ को बिना पूर्व सूचना के नोटिस के पद मुक्त करना है तो ऐसी स्थिति में नोटिस की अवधि की क्षतिपूर्ति, वेतन भत्ते आदि देकर उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जा सकता है। व्यवहार में कंपनी द्वारा ये तरीका ही अपनाया जाता है। तुरंत हटाने के आवश्यक कारणों में कंपनी के विधि सम्मत आदेशों को जानबूझकर यदि वो अवहेलना करता है कंपनी चीफ, या अपने कह दें मिसकंडक्ट में वो दोषी पाया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज में कुछ सट्टेबाजी में पाया जाता है, लिप्त पाया जाता है, एक क्षमता या वो स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है या चीफ द्वारा कोई गंभीर भूल की जाती है, इसके कारण से उसे वेतन देकर तुरंत हटा दिया जाता है या हटाया जा सकता है। गुप्त लाभ कमाने पर यदि कंपनी चीफ के कारोबार से वो गुप्त लाभ प्राप्त करने के कोई सबूत प्राप्त हो जाते हैं तो उसे बिना किसी सूचना के हटाया जा सकता है।
इसी प्रकार नेक्स्ट आता है कंपनी का समापन प्रारंभ होने पर। यदि न्यायालय ने कंपनी के अनिवार्य समापन का आदेश जारी कर दिया तो उस स्थिति में कंपनी की सेवाएं तत्कालिक समाप्त हो जाती है। और यदि हम कहते हैं कि स्वेच्छा से समापन का निर्णय संचालक मंडल द्वारा ले लिया जाता है तो सामान्यतः उसकी सचिव की सेवाएं समाप्त मान ली जाती हैं। कपट की दशा में नेक्स्ट आता है, यदि कंपनी चीफ ने कंपनी के साथ कोई कपट किया है या दुराचार करता है या कर्तव्य भंग करता है तो तुरंत प्रभाव से उसे मुक्त किया जा सकता है। और यदि शिव न्यायालय में अनुवाद केस करके और ये आरोप साबित कर दे कि ये मेरे पर लगाया गया आरोप गलत है तो वो उसकी क्षतिपूर्ति। स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें आता है क्वालिटीज ऑफ इस कंपनी सेक्रेटरी। इसमें देखिए कंपनी चीफ कंपनी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद लिए होता है, अर्थात कंपनी की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो उसके आसपास ही चलती हैं, उनके द्वारा संचालित की जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनी चीफ का विशेष योग्यता और उसका ज्ञान होना नितांत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ उसे कंपनी अधिनियम और दूसरे अधिनियम जो कंपनी पर लागू होते हैं उन सब की जानकारी होना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ न्यायाधीशों द्वारा समय समय पर अलग अलग अदालतों द्वारा कोर्ट्स द्वारा दिए गए निर्णयों जो कानून का रूप ले लेते हैं उनकी जानकारी होना उसे आवश्यक होता है। जिस किसी कार्य विशेष में उसे लगाया गया है या कंपनी विशेष में लगाया गया है उसके कारोबार की उसे जानकारी होना भी नितांत आवश्यक होता है, जिसके कारण से वो उस कार्य को सुचारू रूप से कर सके। तो इस प्रकार से उनमें कई प्रकार के गुणों का समावेश होना चाहिए। तो मुख्य तौर पर इसको दो भागों में अपने बांट कर इसको स्टडी करते हैं। एक तो आता है इसमें पर्सनल क्वालिटीज और दूसरा आता है प्रोफेशनल क्वालिटीज। यहाँ व्यक्तिगत गुण और पेशेवर गुण कौन कौन से होते हैं। तो पहले अपने देखते हैं पर्सनल क्वालिटीज में। तो व्यक्तिगत गुणों में सबसे पहला आता है गुड पर्सनालिटी, अच्छा व्यक्तित्व होना। हम ये कहते हैं कि कंपनी चीफ का जो ये एक व्यक्तिगत गुण है जिसमें वो हंसमुख और अच्छा दिखाई या उसको स्मार्ट दिखने में होना चाहिए। इसके साथ साथ वो हार्ड वर्कर भी होना चाहिए और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए ताकि वो अपनी कार्य क्षमता का पूरी तरह उपयोग कर सके। सेकंड इसके अंतर्गत आता है शार्प मेमोरी, तीव्र उसकी स्मरण शक्ति का होना। कंपनी चीफ को अपनी कंपनी के अधिनियम, दूसरे प्रकार के जो नियम कंपनी पर लागू होते हैं, विधान लागू होते हैं, उसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इन सभी कार्यों के अंतर्गत उसकी तीव्र स्मरण शक्ति का होना आवश्यक है ताकि उसे बार बार पत्रावली या प्रपत्रों का अध्ययन नहीं करना पड़े और वो अपने अनुभव और जो उसने पहले कार्य किया है उसके आधार पर अपनी उसे मेमोरी में समेटते हुए वो सब कार्यों के अनुसार जो भी कार्य आते हैं उसके अनुसार विधान को प्रयोग करते हुए कार्यों को सही दिशा में ले जा सके। इसी प्रकार आता है नेक्स्ट आता है इमेजिनेशन पावर। कंपनी चीफ का महत्वपूर्ण ये एक अधिकारी होने के कारण से उसे विभिन्न समस्याओं के समाधान करने पड़ते हैं और अनेक विकल्पों पर उसे अपना मंथन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना होता है जिसमें उसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो ऐसी स्थिति में उसकी इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, अर्थात कल्पनाशील होना चाहिए ताकि वो कंपनी में के सही प्रकार के निर्णय और आने वाले समय के बारे में सही इमेजिनेशन कर सके। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंट, अर्थात उसकी तीव्र बुद्धि का होना चाहिए। कंपनी चीफ का कार्य बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर कंपनी की सफलता असफलता काफ़ी हद तक निर्भर करती है। तो उसकी योग्यता से प्रभावित होती है कंपनी की सफलता। ऐसी स्थिति में उसे बौद्धिक और मानसिक कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जो कि तीव्र बुद्धि के बिना संभव नहीं होते। इसी प्रकार आता है ब्रॉड आउटलुक, उसका उदार दृष्टिकोण होना चाहिए, अर्थात उसे छोटी छोटी बातों से खिन्न नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए और उसे उदार दृष्टिकोण बनाते हुए सहयोगियों के साथ कोई अनुचित या ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये उसके एक समानता का और एक लीडरशिप क्वालिटी के रूप में, एक लीडर के रूप में उसे उनके साथ व्यवहार को करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फोरसाइटेडनेस, दूरदर्शी होना। कंपनी चीफ में दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए जिसके आधार पर वो कंपनी की विभिन्न फ्यूचर के अंतर्गत आने वाली या भावी जो योजनाएं हैं उसका निर्माण कर सके, उसका क्रियान्वयन कर सके और आने वाले समय की पहचान कर सके। नेक्स्ट इसमें आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अर्थात उसमें उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। चीफ को कई प्रकार के दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। कंपनी अधिनियम की कई धाराओं के अंतर्गत चीफ को बाकायदा उसके कई दायित्व निर्धारित किए गए हैं जिसको उसे पूरा करना होता है। तो विभिन्न दायित्वों निर्वाह के लिए उसके अंतर्गत एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होनी चाहिए ताकि वो अपने प्रत्येक कार्य को दायित्वपूर्ण मानते हुए और उसको पूरा कर सके, सफलतापूर्वक उसको संपन्न कर सके या उसका निष्पादन कर सके। नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी, तो परिपक्वता। कंपनी चीफ के अंतर्गत मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता होनी चाहिए। वो अपने कार्य और दायित्वों को सही मानते हुए सही समय पर निर्धारित क्षमता के साथ उसे करे, अपने विरोधियों के विचारों को सुने और उनके जो उपयोगी सुझाव है उन्हें लागू करे। चीफ में यह क्षमता होनी चाहिए कि वो विपरीत परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखे ताकि जिससे उसकी परिपक्वता का प्रदर्शन हो। नेक्स्ट आता है एबल टू
कीप सीक्रेट्स, वो गोपनीयता बनाए रखने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। कंपनी शब्द जो कंपनी सेक्रेटरी का शब्द है, ये शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है। कंपनी सचिव में गोपनीयता बनाए रखने की, ये इसके पद के नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंपनी सेक्रेटरी। तो निश्चित तौर पर इसमें ये शब्द सम्मिलित है कि उसे अपनी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। कई महत्वपूर्ण सूचनाएं और अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन उसे प्रपत्र उसके पास होते हैं, और जिससे कंपनी सचिव से अपेक्षा की जाती है कि वो गोपनीयता इसकी बनाए रखेगा। उसे सोशल करेक्टर और ऑनेस्ट होना चाहिए। कंपनी का जो अपने कहते हैं चरित्रवान और ईमानदार होना सचिव का, ये उसके लिए आवश्यक होता है। ये उसके प्रमुख गुणों में सम्मिलित है। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल क्वालिटीज़। तो इसमें आता है निर्धारित योग्यता। प्रत्येक कंपनी सचिव के लिए कंपनी अधिनियम और उससे संबंधित बनाए गए विधान के अंतर्गत कंपनी सचिव की नियुक्ति और योग्यता संबंधी नियम बनाए गए हैं, जिसको अपने कंपनी सचिव नियुक्ति और योग्यता नियम 1988 के अंतर्गत उसकी योग्यता निर्धारित की गई है। तो उसके अभाव में किसी भी व्यक्ति को कंपनी सचिव नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ साथ यदि किसी कंपनी की चुकता अंश पूंजी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 5 करोड़ की सीमा और उससे अधिक है यदि, तो उस स्थिति में कंपनी सचिव उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नई दिल्ली का सदस्य हो। कंपनी इसे सेकंड नेक्स्ट आता है कंपनी अधिनियम का ज्ञान, उसे नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ का उसे प्रमुखतः जो उसकी धाराएं हैं, जो उसके अंडर सेक्शंस हैं, उसके लिए उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो कंपनी कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर सके। कंपनी अधिनियम की पूरी जानकारी के अभाव में उसके द्वारा निर्णय लेने में कठिनाई होगी, या कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो वास्तव में विधि के सम्मत नहीं होते, तो जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ सेक्रेटरियल प्रोसेस। तो उसे कंपनी सचिव को कंपनी सचिवीय प्रक्रिया की जानकारी होना। तो कंपनी सचिव के लिए सचिवीय प्रक्रिया की जानकारी होना आवश्यक होता है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसे विभिन्न कार्यों को वैध तरीके से, वैधानिक तरीके से पूरा करना होगा। जैसे कंपनी सचिव के अंशों का आवंटन करना है, उनका पुनर्निर्गमन है, उनका लाभांश का आयोजन है, लाभांश का भुगतान करना है, वितरण करना है, या उनका हरण करना है, तो इस संबंधी सारी क्रियाओं की उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अन्य अधिनियमों की जानकारी होना, तो उसे इसके जैसे अनुबंध अधिनियम है, वस्तु विक्रय अधिनियम है, या विनिमय साध्य या विलेख अधिनियम है, उत्तराधिकार अधिनियम है, स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम है, साझेदारी अधिनियम है, एजेंसी अधिनियम है, आयकर अधिनियम है, कारखाना अधिनियम है, ऐसे सभी अधिनियमों की उसे मोटे तौर पर जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने कार्यों का सही तरीके से वैधानिक रूप से निष्पादन कर सकें। व्यवसाय की जानकारी होना, नॉलेज ऑफ बिजनेस। कंपनी जिस व्यवसाय का संचालन कर रही है उसकी जानकारी सचिव को नितांत आवश्यक है, उसके बारे में जानकारी होना। कंपनी द्वारा संचालित किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति को समझे बिना किसी कंपनी के कार्यों का संचालन सचिव को अनेक कठिनाइयों में डाल सकता है, इसलिए उसे उस व्यवसाय संबंधी विशेष जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज। उसे प्रशासनिक गुण होने चाहिए, अर्थात कंपनी सचिव को एक अधिकारी माना गया है कंपनी के अंतर्गत सचिव के साथ साथ, तो ऐसी स्थिति में उसे प्रशासनिक कुशलता होना आवश्यक होता है कि वो कंपनियों के अंतर्गत जो व्यवसाय का संचालन करना है, नीतियों का क्रियान्वयन करना है, उनकी जो प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, या विभिन्न प्रकार के डिसीजंस लेने हैं, उसमें उसकी कुशलता दिखाई देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड स्टैटिकल मेथड्स। तो कंपनी सचिव को लेखा जो उसके कार्य हैं, और इसके साथ साथ सांख्यिकीय विधियां हैं, कर पद्धति है, जो लागत लेखांकन है, अपने कहते हैं कॉस्ट काउंटिंग है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसके आधार पर वो कंपनी सचिव की वित्तीय स्थिति के बारे में सही जानकारी प्राप्त करके उसके संबंध में निर्णय ले सके। इसी प्रकार नॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसे बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिसके कारण से वो वित्तीय और बैंकिंग से संबंधित मामलों की जो निर्णय लेने हैं उसे सही प्रकार से वो ले सके, जिससे कंपनी को लाभ हो सके। इसी प्रकार जो नॉलेज ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, जो उसके कार्यालय की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, लिपिकीय और प्रशासकीय कार्य कैसे किए जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसे नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, उसे जहां तक संभव हो विदेशी भाषाओं का भी कुछ हद तक ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वो कंपनी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है तो उनके साथ वो बातचीत करते हुए कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ा सके। तो स्टूडेंट अपने अपॉइंटमेंट्स, रिमूवल्स एंड क्वालिटीज ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी पर चर्चा की, इसी समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।